1986 में अमेरिकन फोर्सेस का लीबिया पर हमला हो, 2002 में इराक पर या फिर 2014 में सीरिया पर, अमेरिका ने जब चाहा मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो पिछली कई दहाइयों से उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो है ईरान। आज भी अमेरिका और इजराइल ईरान के किले में क्रैक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो इतना आसान नहीं होगा। तारीख गवाह है कि पिछले 600 सालों से ईरान के बॉर्डर्स का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। फिर चाहे हमलावर रोमन्स हों, अरब्स, टर्क्स, रशियंस या फिर ब्रिटिश एम्पायर ही क्यों ना हो, ईरान ने बार बार ये साबित किया है कि वो बड़े से बड़े हमले को भी झेलने की ताकत रखता है। लेकिन आखिर इस ताकत का असल राज क्या है? वो क्या चीज़ है जो ईरान को बाकी अरब ममालिक से बिल्कुल अलग और सख्त जान बनाती है? नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उस गिफ्ट की जो ईरान को कुदरत की तरफ से मिला है। ईरान को अगर एक सेंटेंस में समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा किला है। ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाई हैं। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। साउथ में मौजूद ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज दुश्मनों के लिए दीवार की तरह काम करती है। साउथ वेस्ट की तरफ ये पहाड़ धीरे धीरे इराक की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ इतने सख्त और बुलंद हो जाते हैं कि टर्की के साथ एक मुश्किल बॉर्डर बन जाता है। जहां पहाड़ नहीं है वहां दलदली इलाके हैं, खास तौर पर जहां टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां मिलती हैं। ये मार्शलैंड्स भी एक नेचुरल बैरियर का काम करती हैं, बिल्कुल किले के सामने गहरी खाई की तरह। नॉर्थ की तरफ कैस्पियन सी और अजरबैजान के पास अल्बोर्ज माउंटेन रेंज हिफाजत के लिए मौजूद है। ईस्ट में छोटी छोटी पहाड़ी रेंजेस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती हैं, यानी ईरान को हर तरफ से कुदरती तौर पर महफूज बनाया गया है। साउथ में पर्शियन गल्फ इस किले की आखिरी दीवार है। अगर कोई समंदर से हमला करे तो उसे 1.5 किलोमीटर तक बुलंद पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, जो 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। ईरान के अंदर 2 बड़े रेगिस्तान भी हैं, दश्ते कबीर और दश्ते लूट। ये इतने बंजर हैं कि लोग पहाड़ों पर रहने पर मजबूर हैं। ईरान की अक्सर 9 करोड़ आबादी इन्हीं पहाड़ी इलाकों में रहती है। इसी वजह से किसी भी बाहर की फौज के लिए ईरान को कंट्रोल करना हमेशा मुश्किल रहा है। सप्लाई लाइंस, तंग रास्ते और सख्त मौसम दुश्मन के लिए बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। लेकिन यही पहाड़ ईरान के लिए कभी कभी रुकावट भी बन जाते हैं जब वो वेस्ट की तरफ बढ़ना चाहता है। इसीलिए ईरान डायरेक्ट जंग के बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स का नेटवर्क यूज करता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथीज, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस और पैलेस्टीन में हमास और इस्लामिक जिहाद। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, जो ईरान के लिए बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। पर्शियन गल्फ का ज्यादा हिस्सा ईरान के पास है और इसकी एंट्री को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। इस जगह पर ईरान को कंट्रोल हासिल है और अगर वो चाहे तो इसे बंद कर सकता है। दुनिया का 20% ऑयल और कतर की 90% LNG यहीं से गुजरती है। अगर ये बंद हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ईरान के पास एक और फायदा उसकी लंबी कोस्ट लाइन है, तकरीबन 2815 किलोमीटर। ये आम कोस्ट नहीं बल्कि पहाड़ी कोस्ट लाइन है, जहां मिसाइल्स और सीक्रेट बेसेस मौजूद हैं। इसके बाद आती है ईरान की मल्टी एथनिक पॉपुलेशन, जिसमें पर्शियंस, अजेरीज, कुर्द्स, अरब्स, बलोच और टर्कमेन शामिल हैं। ये डाइवर्सिटी एक तरफ चैलेंज है, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी इन्वेडर के लिए और भी बड़ा मसला बन जाती है। जब भी ईरान पर बाहर से हमला होता है, ये तमाम ग्रुप्स अक्सर एक हो जाते हैं। 1980 में जब इराक ने सद्दाम हुसैन की क़यादत में ईरान पर हमला किया तो 8 साल तक जंग चली। आखिरकार इराक को बगैर कोई जमीन हासिल किए पीछे हटना पड़ा। ईरान का सबसे बड़ा वेपन उसकी आर्मी नहीं बल्कि उसका साइज और जियोग्राफी है। ये 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ मुल्क है, जहां दुश्मन जितना अंदर घुसता है उतना ही कमजोर होता जाता है। तेहरान, इस्फहान और मशाद जैसे शहर अंदर की तरफ महफूज हैं, यानी ईरान की जमीन खुद एक खामोश मुहाफिज है जो वक्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है।